अभी कल शाम कुछ स्थानीय पत्रकारों के साथ दीदी की इस ताज़ा हार पे चर्चा हो रही थी कि चर्चा के दौरान यूं ही बातों में मेरी जुबान पर दीदी की ही आत्मकथा स्ट्रगल्स ऑफ एग्जिस्टेंस में दीदी के ही द्वारा दर्ज करीब 43 साल पुराना दीदी और इस पंडित का वो किस्सा आ गया, जिस किस्से को सुन उन स्थानीय पत्रकारों में से 2-3 पत्रकारों ने तपाक से मुझसे कहा कि देखिए भाई साहब, इसका मतलब 40 साल बाद ही सही मगर उस पंडित का शाप अब जाके लगा है दीदी को। ऐसा नहीं करना चाहिए था, दीदी को इतना दिल नहीं दुखाना चाहिए था उस पंडित का। आप यकीन मानिए, उधर वो स्थानीय पत्रकार ये बातें बोल रहे थे और इधर मेरे जहन में चल रहा था कि दीदी की ये कहानी इतनी खास है वाकई में। क्योंकि जब मैंने दीदी की आत्मकथा पढ़ी थी तो मुझे इस दास्तान में कोई खास चीज़ नहीं लगी थी, मैंने पन्ना यूं ही पलट दिया था। मगर जब कल उन स्थानीय पत्रकारों ने इतनी तीखी प्रतिक्रिया दी तो मुझे लगा नहीं, ये कहानी आप तक लेकर आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आमतौर से वाकई में दीदी की इस दास्तान पे कभी किसी की नज़र नहीं जाती है कि दीदी ने आज से 30 साल पहले उस पंडित के साथ ऐसा क्या किया था। और वो पंडित भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई आम पंडित नहीं था। देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का इतना खास पंडित था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सबके सामने ससम्मान उसे हमेशा बाबूजी कह के पुकारा करती थी। और महज पांडित्य की बातें अगर किनारे भी कर दें तो कांग्रेस पार्टी के भीतर भी उस पंडित का पॉलिटिकल पोर्टफोलियो बड़े से बड़े नेता को रश करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो चलिए, भूमिकाएं बहुत हुई, सीधा आपको लिए चलते हैं ममता बनर्जी और इसी पॉलिटिकल पंडित की उस कहानी पे, जिस कहानी को सुन उन पत्रकारों ने कहा था कि लगता है 40 साल बाद ही सही मगर उस पंडित का शाप अब जाके लगा है दीदी को। मगर दीदी और इस पंडित की कहानी आपको बताऊं इससे पहले आइए फटाफट से एक नजर डाल लेते हैं इस पंडित के पॉलिटिकल पोर्टफोलियो पे। क्योंकि अगर यहां तक आके हमने आपको इस पंडित के पॉलिटिकल पोर्टफोलियो से रूबरू नहीं कराया तो एक तो आप हिंदुस्तान की सियासत के एक अनकहे रंग से मरहूम रह जाएंगे, और दूसरा इस पंडित के पॉलिटिकल पोर्टफोलियो के साथ बहुत अन्याय होगा जो रंगे सियासत के मंच पे हम करना चाहते नहीं हैं। तो आइए फटाफट से नजर दौड़ाते हैं इस सियासत के अनूठे सिपाही के अद्भुत सियासी सफरनामे पे। देखिए, बात 1916-17 की है, जब बापू एक दफा काशी आए हुए थे और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मकान की छत पर खड़े होकर युवजनों को स्वराज की महिमा समझा रहे थे। उस दौरान उस सभा में एक 17-18 बरस का लड़का बैठा हुआ था जिसने उस समूची सभा से बापू के आने से पहले यह शर्त लगा रखी थी कि बापू की भाषण समाप्ति के पश्चात वही सबसे पहला शख्स होगा जो बापू के पांव छुएगा। और बापू ने जैसे ही अपना भाषण समाप्त किया, उस लड़के ने समूची सभा को चकमा देते हुए तपाक से बापू का दाहिना पंजा पकड़ बापू के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। और चूंकि उस दौर में बापू के मायने कांग्रेस ही हुआ करती थी, इसीलिए उसी शाम बापू के काशी छोड़ने से पहले ही इस लड़के ने कांग्रेस के दफ्तर में जाके कांग्रेस की सदस्यता ले ली। और इसके बाद तो बापू की तर्जनी थामे थामे असहयोग, सविनय अवज्ञा, डांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बापू के प्रत्येक सत्याग्रह में बरसों बरस के कारावास की कठोर यातना झेलने के बावजूद इस लड़के ने भारतीय स्वातंत्र समर में इतनी आहुतियां अर्पित की कि स्वातंत्र प्राप्ति के पश्चात जब भारतीय संविधान को बनाने के सिलसिले में संविधान सभा के भीतर कांग्रेस के सबसे प्रांजल मस्तिष्कों के आह्वान की सूची बनाई गई तो उस आह्वान करने वाले नामों में सबसे शुरुआती नामों में एक नाम इसी शख्स का दर्ज था। फिर जब 1952 के पहले आम चुनावों के बाद हिंदुस्तान में चुनावी राजनीति का दौर शुरू हुआ तो उस दौर में भी इस लड़के ने हिंदुस्तान की सियासत में अपना कैसा जलवा जलाल किया था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर करीब करीब 25 साल तक हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की कोई ऐसी हुकूमत नहीं थी जो इस शख्स के आशीर्वाद के बगैर लखनऊ में बैठ सकी हो। और यही वजह थी कि वर्ष 1969 में कांग्रेस के तमाम सीनियर नेताओं के इंदिरा से मुंह मोड़ लेने के बावजूद जब इस नेता ने इंदिरा के सर पर अपने आशीर्वाद का वरद हस्त रखा तो इंदिरा भावुक होकर आंसू बहाने लगी थी। और तब से लेकर इंदिरा ने इस नेता को इस आशीष के बदले कैसे कैसे पारितोषिकों से नवाजा, आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं। शायद एक लौता कांग्रेस के नेता होंगे ये पंडित जी जिन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने न सिर्फ देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी, उसका मुख्यमंत्री बनाया
बल्कि अपनी केंद्र की हुकूमत यानी दिल्ली की हुकूमत ने भी पर्यावरण, सूचना और रेलवे जैसे तमाम महकमों की जिम्मेदारियां सौंपी। आप यकीन मानिए, इंदिरा इतनी इज्जत किया करती थी इन्हीं पंडित जी की कि ससम्मान कांग्रेस के तमाम नेताओं के सामने बाबूजी ही कह के पुकारा करती थी हमेशा। और वो इज्जत आगे जाके उस दौर में और भी बढ़ी जब 1977 के बाद जनता पार्टी के भेजे गए निर्वासन के कालखंड में इंदिरा गांधी की धार्मिक कर्मकांडों और पूजा पाठ में रुचि बढ़ने लगी। क्योंकि यह बात तो पूरी कांग्रेस में ब्रह्म सत्य की तरह प्रचलित थी कि धर्मशास्त्रों और पुराणों में पंडित जी का पार पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। और इस बात की तस्दीक करता है एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, आप शायद यकीन नहीं करेंगे। ये बात उस दौर की है जब जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इंदिरा गांधी संजय गांधी की जिंदगी को लेकर बड़ी फिक्रमंद रहा करती थी। उन्हें लगता था जनता पार्टी की सरकार संजय के साथ कुछ करना दे, कुछ करना दे, कुछ करना दे, कुछ करना दे। और उसी असमंजस की स्थिति में एक रोज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह तय किया कि वो अपने बेटे संजय की सुरक्षा के लिए दतिया वाली प्रसिद्ध बगलामुखी माता के मंदिर में एक होम अनुष्ठान का आयोजन करेंगी। मगर हुआ क्या कि जब इंदिरा ने बगलामुखी माता के तमाम पुजारियों से इस बाबत संपर्क साधा तो उन पुजारियों ने होम अनुष्ठान की बात तो दूर, इंदिरा गांधी को मंदिर की परिधि में प्रवेश करने तक से रोक दिया, यह कहते हुए कि चूंकि इंदिरा गांधी ने एक पारसी फिरोज गांधी से शादी कर ली है, इसीलिए अब वो मंदिर में प्रवेश करने के लिए शुद्ध नहीं है। तब इंदिरा गांधी के इन्हीं बाबूजी ने इंदिरा की ओर से मोर्चा संभाला और बाकायदा धर्मशास्त्र और पुराणों की समूची पोथी लेकर बगलामुखी माता के महंतों के साथ न सिर्फ शास्त्रार्थ किया, बल्कि उस शास्त्रार्थ में उन पंडितों को परास्त कर न सिर्फ इंदिरा गांधी को बगलामुखी माता के मंदिर में प्रवेश दिलवाया, बल्कि विधिवत संजय की सुरक्षा के लिए होम अनुष्ठान भी करवाया। तो उम्मीद करता हूं कि अब तक इन पंडित जी के पॉलिटिकल और पंडित जी वाले दोनों के पॉलिटिकल पोर्टफोलियो की महिमा से आप अवगत हो चुके होंगे। तो अब बस आप इतना समझ लीजिए कि ऐसे पंडित कमलापति त्रिपाठी जी बरस 1983 में कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ कोलकाता के प्रवास पे थे, कांग्रेस के एक अधिवेशन के सिलसिले में, जिस अधिवेशन के सकुशल संचालन की जिम्मेदारी तब की युवा कांग्रेस नेत्री, करीब 28 साल की उम्र रही होगी तब, ममता बनर्जी के कंधों पे थी, जिन्हें कमलापति त्रिपाठी जी के कोलकाता पहुंचने के पहले ही कांग्रेस आलाकमान की ओर से एहतियातन ये निर्देश दे दिया गया था कि कमलापति त्रिपाठी जी अपने व्रत के बड़े पक्के हैं और उन्होंने अपने जीवन में एक व्रत लिया हुआ है कि वो किसी ब्राह्मण के हाथों का बना हुआ भोजन ही करते हैं, किसी अन्य जाति के व्यक्ति के हाथों का बना हुआ भोजन नहीं करते हैं। अब ममता बनर्जी अपनी आत्मकथा में दर्ज करती हैं कि उन्होंने जैसे ही कमलापति त्रिपाठी के बाबत ये संदेशा पढ़ा, वो तत्काल कमलापति त्रिपाठी के इस जातीय भेदभाव को देख उन पर कुढ़ गई और उन्होंने उसी पल तय कर लिया कि वो कमलापति त्रिपाठी जी का ये व्रत तोड़वा के रहेंगी। और इसकी खातिर ममता बनर्जी खुद अपनी आत्मकथा में दर्ज करती हैं कि उन्होंने जानबूझकर दूसरी जाति की महिला को बुलाकर उसके हाथों से कमलापति त्रिपाठी के लिए भोजन बनवाया, जानबूझकर। और ये बात कमलापति त्रिपाठी जी को बताई नहीं, बस खिलवा दिया ये सोचकर कि इससे कमलापति त्रिपाठी जी का व्रत टूट जाएगा। ममता खुद अपनी आत्मकथा में दर्ज करती हैं कि उन्हें बड़ी संतुष्टि और बड़ी प्रसन्नता हुई जब कमलापति त्रिपाठी जी ने किसी दूसरी जाति की महिला के हाथों का भोजन किया। अब ममता बनर्जी ने ये ठीक किया या गलत किया, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। मेरी व्यक्तिगत राय मानेंगे तो अपनी बिल्कुल ईमानदार राय रखिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे वाकई इंतजार रहेगा कि कमलापति त्रिपाठी जी की जातीय भेदभाव की सोच और ममता बनर्जी के इस कदर बिना कमलापति त्रिपाठी को बताए उनके भोजन के साथ छेड़छाड़ करने की इस घटना, इन दोनों पर आपकी क्या राय है। बाकी फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही मशहूर सियासतदान की गुमनाम अंतर कथा के